काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज़ चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई के दुबई में रह रहे इंडियंस के बारे में, खासकर केरला और रीजन के लोगों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जिन्होंने न सिर्फ देश का अपमान किया है बल्कि देश की सेना का भी एक तरह से ये अपमान ही है। दरअसल दुबई से कुछ ऐसे विजुअल्स निकल कर आ रहे हैं जिसके बाद हिंदी की एक कहावत याद आ रही है, जब अपना सिक्का खोटा हो तो लोगों को क्या दोष देना। दरअसल 2 दिन पहले 30 मई को दुबई में केरला और रीजन के लोगों ने वहां पर एक इवेंट रखवाया था। ये इवेंट था यूएई बेस्ड कोचिन यूनिवर्सिटी की बीटेक एलुमनाई एसोसिएशन का, जिसमें स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स और फैमिलीज वहां पर प्रेजेंट थी। इस इवेंट में केरला और रीजन के लोग वहां पर डांस और म्यूजिक का फेस्टिवल एंजॉय कर रहे थे और यहाँ पर बीच में पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी की एंट्री होती है। शाहिद अफरीदी के साथ कुछ और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी साथ थे। शाहिद अफरीदी के लिए इवेंट को बीच में रोक दिया जाता है और फिर शाहिद अफरीदी स्टेज के ऊपर स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स और केरला कम्युनिटी के लोगों को संबोधित करता है। एंड हैरानी वाली बात है कि इंडियन ओरिजिन के लोग वहां पर बूम बूम अफरीदी के नारे लगा रहे थे, हूटिंग्स कर रहे थे। शाहिद अफरीदी से हमें प्रॉब्लम ये है कि ये इतना घटिया इंसान है कि पहलगाम हमले को लेकर ये कह रहा था कि ये इंडियन आर्मी ने खुद ही करवाया है और ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है और इंडियन आर्मी कश्मीर के लोगों को मारकर उनके ऊपर जुल्म कर रही है। एंड इसको हमारे लोगों ने इनवाइट करके स्टेज शेयर करने दिया एंड इवन संबोधित करके स्पीच भी देने दी। जैसे इस इवेंट के विजुअल्स सोशल मीडिया साइट्स फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर वायरल हुए, लोगों से गालियां सुनने को मिली और लोगों ने गुस्सा किया और कहा कि वो इस यूनिवर्सिटी को बॉयकॉट करेंगे। उसके बाद अब यूएई बेस्ड कोचिन यूनिवर्सिटी बीटेक एलुमनाई एसोसिएशन ने अपॉलजी इशू कर ली है, यानी कि माफी मांगी है। एलुमनाई एसोसिएशन का कहना है कि उन्होंने शाहिद अफरीदी को इनवाइट नहीं किया था, वो अनइनवाइटेड बिना आमंत्रण के खुद ही इवेंट में आ गया था। अब सोचने वाली बात है कि ये लोग क्या कोई छोटे बच्चे हैं जो शाहिद अफरीदी जबरदस्ती इनके इवेंट को हाईजैक कर लेता है और ये कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और इसके साथ ही सोचने वाली बात ये भी है कि इनके ना चाहते हुए भी शाहिद अफरीदी स्टेज के ऊपर कैसे आ गया और लोगों को संबोधित करने के लिए उसको माइक किसने दे दिया, वो भी ऐसे समय में जब पहलगाम हमले को अभी 40 से 45 दिन भी नहीं हुए हैं, यानी 2 महीने भी नहीं हुए हैं और ये लोग बूम बूम अफरीदी और शाहिद अफरीदी के नाम की हूटिंग्स कर रहे हैं। आई होप कि ऐसी गलती दोबारा ना हो। नेक्स्ट अपडेट आ रही है वर्ल्ड बैंक को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। IMF के $7 बिलियन के फाइनेंशियल पैकेज के बाद अब वर्ल्ड बैंक ने भी अनाउंस किया है कि वो साल 2026 से लेकर साल 2035 तक, यानी जो 10 साल होंगे, इस दौरान वो पाकिस्तान में $40 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे। $40 बिलियन। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि वो कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत ये $40 बिलियन पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने वाले हैं। पाकिस्तान के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 10 साल का कॉम्प्रिहेंसिव इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क भी रेडी करना स्टार्ट कर दिया है, जिसके तहत वो इस इन्वेस्टमेंट के लिए अपनी प्रायोरिटीज और नेशनल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान को रेडी कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि वो एक साथ ये पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ये 10 साल के लिए है और इसमें भी कई सारी टर्म्स और कंडीशन होंगी। साल 2030 में एक परफॉर्मेंस और लर्निंग रिव्यू भी होगा। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि वो पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म ग्रोथ में मदद करने के लिए ये इन्वेस्टमेंट प्लान लेकर आए हैं, जिसमें सोशल फैक्टर्स और आम लोगों की डे टू डे लाइफ क्वालिटी को इम्प्रूव करने के साथ साथ पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ट्रेड बैलेंस और हाईली सस्टेनेबल ग्रोथ मॉडल इंप्लीमेंट करने के लिए ये सारे इनिशिएटिव्स उठाए जाएंगे। यानी ये लोग फ्री में पाकिस्तान की मदद करते रहेंगे, फिर चाहे पाकिस्तान भारत में कितने भी आतंकी हमले करवाता रहे। और ऐसे समय में जब पाकिस्तान के भेजे गए आतंकियों ने पहलगाम जैसा इतना बड़ा आतंकी हमला किया जहां पर धर्म पूछ कर गोली मारी गई, इस समय भी ये IMF और वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को लगातार फंड्स और एड्स देते जा रहे हैं। और हैरानी वाली बात यह है कि इस समय वर्ल्ड बैंक के CEO इंडियन ओरिजिन के अजय बांगा हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की आवाम इस अनाउंसमेंट से काफी खुश है और पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स के ऊपर तो इसको भारत की विदेश नीति के ऊपर पाकिस्तान की विदेश नीति की जीत बताया जा रहा है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को लेकर, यानी किसी भी सामान को मैन्युफैक्चर करने में कितना खर्च आता है, इसी से संबंधित एक न्यूज निकल कर आ रही है। दरअसल साल 2025 की चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वाली कंट्रीज की एक लिस्ट रिलीज हो गई है, जिसमें बताया गया है कि अगर कोई भी सामान मैन्युफैक्चर करना है तो सबसे कम कीमत में कौन से देश में वो सामान बन जाएगा। जो देश इस लिस्ट में ऊपर होगा वहां पर सामान मैन्युफैक्चर करना उतना ही सस्ता होगा। कई सालों तक इस लिस्ट में टॉप के ऊपर चाइना का नाम होता था, लेकिन अब भारत ने चाइना को रिप्लेस कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। टॉप 3 देश हैं भारत, नंबर 2 के ऊपर चाइना और नंबर 3 के ऊपर वियतनाम। 4th पोजीशन के ऊपर थाईलैंड है, 5th के ऊपर फिलीपींस, नंबर 6 के ऊपर है बांग्लादेश और नंबर 7 के ऊपर है थाईलैंड। यानी साउथ एशिया और आसियान देश ही टॉप के ऊपर है और इन्हीं के बीच कंपटीशन है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट यानी पेंटागन के चीफ को लेकर, जिन्होंने एशिया की कंट्रीज स्पेशली भारत को वार्न किया है और इसके साथ ही ताइवान को भी वार्निंग दी है। पेंटागन चीफ और यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस पीट हेग्सेथ पिछले कल सिंगापुर में एक एनुअल सिक्योरिटी फोरम को एड्रेस कर रहे थे।
उसी दौरान उन्होंने एशिया की कंट्रीज को वार्न किया है कि उनके पास क्रेडिबल इन्फो है कि एशिया के अंदर बैलेंस ऑफ पावर को अपनी तरफ बरकरार रखने के लिए चाइना मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल करने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है। यानी चाइना एशिया के सबसे पावरफुल देश के रूप में अपनी पोजीशन को बरकरार रखने के लिए मिलिट्री फोर्सेस का भी इस्तेमाल करने के लिए इस समय रेडी हो गया है। यानी चाइना को अगर ये महसूस हुआ कि एशिया में कोई और देश उसके ऊपर जा रहा है तो वो सैन्य ऑप्शन का भी इस्तेमाल करके सामने वाले देश को टारगेट करेगा। पेंटागन चीफ ने यह भी कहा कि चाइना का थ्रेट यानी चाइना का खतरा रियल और अब इसको टाला नहीं जा सकता है और इस पूरे इंडो पैसिफिक के रीजन में चाइना बैलेंस ऑफ पावर को ऑल्टर करना चाहता है। ताइवान को कैप्चर करने के लिए चाइना ने रिहर्सल्स और ड्रिल्स भी स्टार्ट कर दिए हैं और चाइना किसी भी समय एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन कर सकता है, ये कहना है अमेरिका का। नेक्स्ट अपडेट आ रही है बांग्लादेश से। दरअसल बांग्लादेश का जो जमात इस्लामी संगठन है वो हमेशा से प्रो पाकिस्तान रहा है। 1971 के युद्ध में जब भारत बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए पाकिस्तान की सेना के साथ लड़ रहा था और शेख मुजीबुर रहमान और मुफ्ती बाहिनी भारत का साथ दे रहे थे, उस समय जमात इस्लामी के लोग पाकिस्तान आर्मी का साथ दे रहे थे और पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़े होकर लड़ रहे थे। अब ये जो जमात इस्लामी है ये पूरी तरह से कट्टर संगठन है जो शरिया कानून की मांग करता है एंड इनके लोग माइनॉरिटीज और खासकर हिंदू धर्म के लोगों के ऊपर हमले भी करते हैं, मंदिरों में तोड़फोड़ भी करते हैं और हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन करने की लगातार कोशिश करते हैं। अब ये एंटी इंडिया संगठन है जो भारत और प्रधानमंत्री मोदी के घोर विरोधी हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब भी बांग्लादेश की विजिट्स के ऊपर गए हैं इन्होंने वहां पर ह्यूज प्रोटेस्ट किए हैं जिनमें कई लोगों की जान तक गई है। अब हुआ क्या कि साल 2013 में बांग्लादेश की कोर्ट्स ने जमात इस्लामी के चुनाव लड़ने के ऊपर यानी कि इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करने के ऊपर पूरी तरह से बैन लगा दिया था, जिसके बाद जमात इस्लामी का कोई भी मेंबर बांग्लादेश के अंदर चुनाव नहीं लड़ सकता था। उस समय बांग्लादेश की कोर्ट ने कहा था कि ये संगठन इतना कट्टर है कि इनकी विचारधारा बांग्लादेश के डेमोक्रेटिक और सेकुलर वैल्यूज के खिलाफ है। इनकी आइडियोलॉजी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन या डेमोक्रेसी इनके नीचे है और उसके ऊपर इनकी खुद की आइडियोलॉजी है, यानी शरिया कानून इनके लिए डेमोक्रेसी और लोकतांत्रिक मूल्यों के ऊपर है। इसलिए इनके इलेक्शन लड़ने के ऊपर 2013 में बैन लगा दिया गया था। उसके बाद भी इनको बांग्लादेश के अंदर पॉलिटिकल एक्टिविटीज, रैलीज, प्रोटेस्ट वगैरह की परमिशन थी, लेकिन पिछले साल वायलेंट प्रोटेस्ट के कारण इनके ऊपर फुल बैन लगा दिया गया था। लेकिन अब बांग्लादेश से न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ ही घंटे पहले जमात इस्लामी पार्टी एंड इसके मेंबर्स की पॉलिटिकल एक्टिविटीज और साथ में इनके चुनाव लड़ने के ऊपर लगे बैन को पूरी तरह से हटाने का फैसला दे दिया है। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद अब जमात इस्लामी पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी कर सकती है एंड इनके लीडर्स अब बांग्लादेश में चुनाव भी लड़ सकते हैं। इसके साथ ही शेख हसीना के समय जमात इस्लामी के लीडर्स जो अरेस्ट हुए थे उनको भी बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज कर दिया है और जेल से छुड़वा दिया है। उनके ऊपर लगे केसेस और आरोप ड्रॉप कर दिए गए हैं। हैरानी वाली बात है कि शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट में भी अब पूरी तरह से बदलाव आ गया है और कट्टरपंथी सोच वाले जजेस ने बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट को टेक ओवर कर लिया है। यही बांग्लादेश की कोर्ट्स थी जिन्होंने जमात इस्लामी को बैन किया था एंड आज इनको लगता है कि जमात इस्लामी सेकुलर बन गया है। दिक्कत की बात यह है कि जमात इस्लामी के लिंक्स भारत में हुए आतंकी हमलों के साथ भी कई बार पाए गए हैं। अब बैन हटने के बाद जमात इस्लामी बांग्लादेश में और पावरफुल हो जाएगी। पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को बांग्लादेश में एंटर होने के लिए एक नया और आसान रास्ता मिल जाएगा और जब जमात इस्लामी को बांग्लादेश की सरकार का संरक्षण मिलेगा उसके बाद तो ये कट्टरपंथी लोग भारत के लिए और बड़ा थ्रेट बन सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को लेकर। इंडियन आर्म फोर्सेस के बाद अब BSF का भी मेकओवर किया जा रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि BSF की यूनिफॉर्म में बदलाव करने का फैसला किया गया है। अब BSF के लिए डिजिटल कैमोफ्लेज पैटर्न के ऊपर बेस्ड एक नई यूनिफॉर्म इंट्रोड्यूस करने की डायरेक्शंस दे दी गई है। इसके कलर्स भी फाइनलाइज हो गए हैं और नेक्स्ट ईयर तक ये न्यू यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंट कर दी जाएगी। साल 2012 में इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स को भी न्यू डिजिटल कैमोफ्लेज पैटर्न वाली यूनिफॉर्म इंट्रोड्यूस की गई थी। सेम इसी तरह से BSF की यूनिफॉर्म भी चेंज होगी। न सिर्फ यूनिफॉर्म का कलर और पैटर्न बल्कि न्यू मटेरियल का भी इस्तेमाल किया जाएगा जो और भी कंफर्टेबल और ब्रीदिंग होगा। BSF ने कहा है कि वो इस पैटर्न के ऊपर पिछले 1.5 साल से काम कर रहे थे और उन्होंने इस पैटर्न को कॉपीराइट भी कर दिया है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डिजिटल कैमोफ्लेज पैटर्न और इसके ऊपर बेस्ड यूनिफॉर्म्स ट्रेडिशनल कैमोफ्लेज के मुकाबले काफी और कई मायनों में ज्यादा फायदेमंद होती हैं। इनका पिक्सेलेटेड डिजाइन सोल्जर को हर तरह के टेरेन जैसे कि जंगल, डेजर्ट या माउंटेन्स में बेटर तरीके से ब्लेंड करने में मदद करता है, जिससे एनिमी को उनको स्पॉट करना काफी मुश्किल हो जाता है। ये पैटर्न मल्टी टेरेन फ्रेंडली होता है, इसलिए अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग यूनिफॉर्म्स की जरूरत भी नहीं पड़ती है, जिसको ऑपरेशंस में भी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलता है। साथ ही डिजिटल कैमो यूनिफॉर्म्स नाइट विजन्स और इंफ्रारेड डिवाइसेस के अगेंस्ट भी काफी इफेक्टिव साबित होती हैं, जिससे एनिमी की एडवांस टेक्नोलॉजी भी सोल्जर को इजीली डिटेक्ट नहीं कर पाती है।
इसके साथ ही डिजिटल कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म्स जनरली मॉडर्न और लाइट वेट फैब्रिक से बनती है, जो ट्रेडिशनल यूनिफॉर्म से कई गुना ज़्यादा ड्यूरेबल, ब्रीदेबल और एक्सट्रीम क्लाइमेट्स के लिए सस्टेनेबल होते हैं। इस समय बीएसएफ में टोटल 2,70,000 ट्रूप्स हैं। बीएसएफ के बाद हो सकता है कि सीआरपीएफ और सीआईएसएफ जैसी और भी जो भारत की पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, उनके लिए भी इसी तरह की डिजिटल कैमोफ्लेज पैटर्न वाली नई यूनिफॉर्म्स इशू की जाएं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।